चलो देखिए, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं हम आरसीसी का। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हमने लेक्चर 1 कवर कर लिया था, ठीक है। तो लेक्चर 2 में हम बात करेंगे लेक्चर 1 में मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया था। लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले देखा था लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, किसी भी स्ट्रक्चर पे किस तरह लोड ट्रांसफर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्ट्रक्चर एनालिसिस और एज पर योर डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू। डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि लोड जो मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर पे एक्ट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होता है। तो अगर मैं मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो हम फ्लोर पे खड़े होते हैं, स्लैब पे खड़े होते हैं। स्लैब का जो लोड होता है वो ट्रांसफर होता है बीम्स पे, बीम का जो लोड ट्रांसफर होता है कॉलम्स पे, और कॉलम्स का लोड ट्रांसफर होता है फुटिंग पे या फिर फाउंडेशन पे। फाउंडेशन से डायरेक्टली वो ग्राउंड में पेनिट्रेट होके लोड इफेक्टिवली और सेफली ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन एनी मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर। तो मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में अभी हमारे को पता पड़ गया कि लोड ट्रांसफर इस तरह होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे बीम्स, कॉलम्स, स्लैब, फुटिंग, रिटेनिंग वॉल। अगर मैं मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर से हट के बात करता हूँ, ब्रिजेस में रिटेनिंग वॉल का यूटिलाइजेशन करते हैं। रिटेनिंग वॉल क्या करती है, जो अर्थ होती है, जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसका जो लिटरल प्रेशर लगता है, सॉइल है, हमने सॉइल को रेजिस्ट कराने के लिए एक वॉल प्रोवाइड कर देते हैं, रिटेनिंग वॉल, जिससे कि मिट्टी गिरे ना। दिस इज नोन एज रिटेनिंग वॉल। तो उस रिटेनिंग वॉल को भी हमारे को डिजाइन करना पड़ेगा, फुटिंग को डिजाइन करना पड़ेगा। फुटिंग भी आपके कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करोगे और आप एक राफ्ट फाउंडेशन डिजाइन करोगे, राफ्ट फुटिंग भी डिजाइन करोगे और कंबाइंड फुटिंग भी डिजाइन करोगे। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है और राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन क्या होता है। मैट फाउंडेशन आपने देखा है कि जो भी मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर होती है, जो भी रेसिडेंशियल सोसाइटी में कवर करती है, जिसमें 5-6 टावर होते हैं, तो एक टावर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। तो उन बिल्डिंग्स में जो भी हमारा फाउंडेशन हम जो सेफली रेजिस्ट कराते हैं उसमें मैट बिछाते हैं। मैट मतलब समझते हो, दिस इज मैट, मतलब एक मैट के जैसे काम करता है। जो लोड सुपर स्ट्रक्चर का आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके ग्राउंड में सेफली चला जाएगा। दूसरे तरह का फाउंडेशन होता है, एक आपका होता है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग में क्या होता है, जो भी कॉलम होता है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, एक कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो कॉलम का जो लोड होता है, एक सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग हम बनाते हैं। ट्रेपेजोइडल फुटिंग हो सकती है वो, या फिर नॉर्मली रेक्टेंगुलर फुटिंग हो सकती है। तो उस फुटिंग के द्वारा हमारा लोड ट्रांसफर होता है। तो फुटिंग पे अगर हम बनाएंगे, हर कॉलम पे आइसोलेटेड फुटिंग अगर हम लगाते जाते हैं तो वो हमारा एज कम्पेयर टू राफ्ट फाउंडेशन काफी ज्यादा इकोनॉमिक तो रहता ही है, बट हमारा जो सेफली रेजिस्ट नहीं कर पाता ड्यूरिंग योर सिस्मिक एक्टिविटीज। सिस्मिक एक्टिविटीज मतलब जो अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन और अर्थक्वेक इन जेड डायरेक्शन, बेसिकली अर्थक्वेक अकर होता है। अर्थक्वेक का जो प्रीडोमिनेंसी होती है वाई डायरेक्शन में काफी कम होती है। वाई डायरेक्शन मतलब ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है। मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर इस तरह होती है, दिस इज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर अप टू द रूफ टेरेस। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो जो ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा, ग्राउंड फ्लोर है जो है हमारा, उस पे हमारा क्या होता है, एक्स और जेड डायरेक्शन में। एक्स और जेड डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या है, अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक जब आएगा तो ग्राउंड को शेक करेगा, ठीक है, ग्राउंड को शेक करेगा तो हमारी जो फुटिंग है, अगर आइसोलेटेड फुटिंग आपने प्रोवाइड करी है तो उसके चांसेस ज्यादा फेलियर के होंगे एज कम्पेयर टू योर राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में क्या पूरा स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन बना हुआ, तो अर्थक्वेक इस डायरेक्शन में आएगा, जो हमारी सिस्मिक वेव्स जाएंगी, पी वेव्स, एस वेव्स, शियर वेव्स, डिस्ट्रक्टिव वेव्स, तो वो काफी कम मात्रा में उसको इफेक्ट डालेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन ही प्रोवाइड कर देते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग कम प्रोवाइड करते हैं। अब कंबाइंड फुटिंग कब प्रोवाइड करते हैं, कंबाइंड फुटिंग तब प्रोवाइड करते हैं जब हमारे दो कॉलम्स हैं, दोनों कॉलम्स पे अलग अलग लोड आ रहा है, एक पे हैवियर लोड आ रहा है, एक पे आपका लाइटर लोड आ रहा है। तो हम क्या कर देते हैं कि इन दोनों कॉलम को एक फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, कंबाइंड फुटिंग जिसको बोलते हैं, जिससे कि दोनों का कॉलम का जो इम्बैलेंस वेट है वो एक कंबाइंड फुटिंग के द्वारा, जो उसकी जो फुटिंग हम बनाएंगे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। मतलब इस तरह हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे उस फुटिंग के द्वारा कि जो यहाँ पे हैवी लोड है, ये इसका हल्का लोड है, तो इसकी सीजी इस तरह डिसाइड की जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड फुटिंग कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका एक मैच कर जाए विद द अनडिफाइंड और इम्बैलेंस लोड। तो उसको प्रोवाइड को करने को हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग समझ में आ गया, राफ्ट फुटिंग समझ में आ गया, आइसोलेटेड फुटिंग समझ में आ गया। तो इन तीन फुटिंग को भी हम डिजाइन करेंगे। तो मैंने बोला कि आरसीसी के अंदर हमने जो देखा था वो 5 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स या फिर 4 स्ट्रक्चरल मेजर एलिमेंट्स हम डिजाइन करेंगे। यूनिट 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट 1 के अंदर हमारा जो आता है वो आता है हमारा
पहले तो हम बात करेंगे डिजाइन फिलॉसफीज की। किसकी? डिजाइन फिलॉसफीज। डिजाइन फिलॉसफीज क्या होती हैं कि जिसके द्वारा हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं। डिजाइन फिलॉसफीज मतलब कि मैंने बोला कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन होता है जिसके द्वारा हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग को डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड आया वर्किंग स्ट्रेस मेथड, पहले हम पढ़ते थे, उसके बाद कुछ और मॉडिफाइड वर्जन आया जिसको हमने बोला अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में भी हम बीम, कॉलम, स्लैब को डिजाइन कर सकते थे। फिर उसके बाद एक और रिफाइनमेंट मेथड आया जो कि आज लिटरल जो आज करंट में हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो सबसे पहले क्या था? वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स डिजाइन हो जाते थे। दूसरा आया अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन, अल्टीमेट लोड मेथड में भी सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स डिजाइन हो जाते हैं। फिर तीसरा इन दोनों का भी एडवांस वर्जन आया और इन दोनों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा वर्जन आया व्हाट? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, जिसको हम बोलते हैं LSD, लिमिट स्टेट डिजाइन। तो पहला हमारा क्या हुआ करता था? फर्स्ट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, सेकंड इज अल्टीमेट लोड मेथड, C is your limit state design और limit state method, limit state design। अब देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्यों ऑब्सोल्यूट हुआ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूनिट 5 के अंदर जो हमारे को वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्यों हम अब नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों अल्टीमेट लोड मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों ही लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन कर रहे हैं। जो हम बीम को डिजाइन करेंगे, स्लैब को करेंगे, कॉलम को करेंगे, LSD के द्वारा ही करेंगे, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के द्वारा ही करेंगे। बट जो बीम को हम डिजाइन करेंगे वो दोनों मेथड से करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी डिजाइन करेंगे बीम को और उसको हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से भी करेंगे, ठीक है। अब सुनिए जरा कि जो बीम्स थी, बीम्स को हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन दोनों से करते हैं। सबसे पहले सुनिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन क्या होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर हम बात करते हैं ओनली व्हाट? सर्विसेबिलिटी की। सर्विसेबिलिटी की हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, बट हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को भूल जाते हैं। मतलब सर्विसेबिलिटी की हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को हम भूल जाते हैं। दो बात याद बोली मैंने। अल्टीमेट लोड मेथड आया, उसने बोला कि मैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को फोकस करता हूं। मैंने बोला कि मैं स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्ट्रक्चर। स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी तो हमारा स्ट्रक्चर लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है या फिर हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा अगर हमारे कोई भी एंटिसिपेटेड लोड्स उस पर एक्ट करते हैं तो अल्टीमेट लोड बोलता है कि मैं अल्टीमेट लोड तक पहुंचाऊंगा अपने स्ट्रक्चर को। तो बट उसने बोला कि मेरी सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलता है सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब बीम्स है, बीम्स में क्रैकिंग नहीं आने दूंगा, मैं डिफ्लेक्शन नहीं आने दूंगा, कोरोजन नहीं आने दूंगा, एब्रेशन नहीं आने दूंगा। सेम अल्टीमेट बोलता है मैं लोड पे काम कर रहा हूं, मैं स्ट्रेंथ पे काम कर रहा हूं, तो अल्टीमेट लोड मैं स्ट्रेंथ, बट मेरा वीक पॉइंट क्या हो गया उसका? सर्विसेबिलिटी। वो बोल रहा है कि मैं डिफ्लेक्शन, कोरोजन इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो तीसरा जो मेथड आ गया आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, ये बोलता है कि मैं वर्केबिलिटी, सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा हूं और स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा हूं। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग दिस डिजाइन फिलॉसफीज नाउअडेज फॉर एनी डिजाइनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज योर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर हमारे को वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट अल्टीमेट लोड मेथड दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। अब लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर हम क्या ऐसा करते हैं जिससे कि हमारी सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और हमारी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है। बेसिकली हम करते क्या है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में, मेजर तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये तो हमारा डिजाइन पैरामीटर हो गया, उससे पहले मुझे बहुत सारा ब्रीफ बताना पड़ेगा 7 से 10 लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आप समझोगे कि क्या है मटेरियल प्रॉपर्टीज। दो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हमारे पूरे आरसीसी में। व्हाट आर दोज मटेरियल्स? फर्स्ट इज स्टील, सेकंड इज कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट से ही मिलके पूरा आरसीसी बनता है। व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर। एंड इन समटाइम्स if we have to vary the proportions of all these materials and we have to achieve certain different characteristics or different special requirements of concrete, then we are using what? Admixtures in that. Admixtures are of two types. First is mineral admixtures, another is chemical admixtures. Chemical admixtures are only used for water reducing agent. Like we have to use the high strength concrete. In that high strength concrete we do not use more water. If we provide more water to the concrete, then our concrete will be workable, but our concrete will not get high strength. हमारी concrete की जो strength होगी वो कम हो जाएगी अगर हम पानी मिला देंगे तो water reducing admixture जिसको हम बोलते हैं chemical admixture,
जो कि आजकल हम यूटिलाइज कर रहे हैं टू मेंटेन आवर स्ट्रेंथ, और हम वाटर की मात्रा को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वाटर की मात्रा कम कर देते हैं। जो डिस्पर्शन होता है ना केमिकल एडमिक्सचर का कंक्रीट के अंदर, वो इस तरह होता है कि जो उसकी अर्ली स्ट्रेंथ होती है और जो कि उसकी लिटरल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर देता है। तो केमिकल एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं टू गेट योर हाई स्ट्रेंथ। केमिकल एडमिक्सचर से क्या फायदा है, वाटर की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कंक्रीट में हमने देखा कि कंक्रीट में हम फिर मिनरल एडमिक्सचर भी ऐड कर देते हैं। वो कि हम डिपेंड करते हैं कि किस तरह का कंक्रीट, स्पेशल कंक्रीट हमारे को बनाना है। फर्स्ट स्पेशल कंक्रीट अगर मैं बात करता हूं तो हमने वो ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा एससीसी, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। एससीसी में क्या करते हैं, हमारे को फ्लोएबिलिटी स्टेट चाहिए होती है कंक्रीट की। वर्केबिलिटी में भी हम चेक करते हैं कंक्रीट को कि द कंक्रीट शुड बी फ्लोएबल इनफ। फ्लोएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उसका एक टेस्ट आता है, फ्लोएबिलिटी टेस्ट आता है, फ्लो टेबल टेस्ट आता है। एक और आता है एल बॉक्स टेस्ट, यू बॉक्स टेस्ट। एक आता है आपका एक और कौन सा आता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, जो एससीसी का टेस्ट आता है, स्लम कोन, तो आपका वर्केबिलिटी के लिए हो गया स्लम टेस्ट। एल बॉक्स, वी बॉक्स, यू बॉक्स, और आपका नॉट पिग्नोमीटर। पिग्नोमीटर यूज फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करने के निकालने के लिए काम करते हैं। अरे उसको क्या बोलते हैं यार, जो एक तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी अलग हो गया, वो भी वर्केबिलिटी का पार्ट है, बट नॉट फॉर एससीसी। एससीसी के लिए नहीं है, याद नहीं आ रहा, माइंड से निकल गया। वो जो इस तरह पास कराते हैं उससे पास होता है, वो जो कंक्रीट होता है हमारा, नॉट कौन यार, चलो मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। तो वो सारे पांचों टेस्ट अगर हम करते हैं, अगर वो सारे टेस्ट कंक्रीट की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, मान लो एससीसी, अगर वो एससीसी के बनाया हमने, मिक्स डिजाइन इस तरह करा है कि वो चारों पांचों टेस्ट को फुलफिल कर दे, तो दैट कंक्रीट इज विल बी टर्म्ड एज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, ठीक है। फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। पासिंग एबिलिटी भी होती है। पासिंग एबिलिटी मतलब पास हो रहा है कंक्रीट, नहीं हो रहा। पासिंग एबिलिटी इसका क्या मतलब समझ रहे हो, वीबी टाइम से भी हम डिनोट करते हैं। वीबी सेकंड्स होते हैं, वीबी टाइम मतलब आपका कंक्रीट आपने पास करा है एक पर्टिकुलर एपरेटस से, उसमें हमने एक स्टेज पर डाला और नीचे जब तक पास हो रहा है वो कितना टाइम लग रहा है। अगर हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहे हैं पास होने में कंक्रीट को, तो हमारा वर्केबल कंक्रीट नहीं है। अगर हमारा कंक्रीट जल्दी से पास होकर नीचे निकल के आ रहा है 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड में, तो हमारा कंक्रीट क्या होगा, वर्केबल होगा। समझ में आ रही है। तो ये था हमारा क्या, एससीसी की कुछ टेस्ट। तो अब मैंने बोला कि कंक्रीट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। कंक्रीट हमारा क्या होता है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर का एडमिक्सचर का कॉम्बिनेशन होता है। उसको हम होमोजेनियसली बनाते हैं। बस हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मटेरियल्स होते हैं। हम बड़ा मान के क्या चलते हैं पूरे कंक्रीट को, होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मिक्सचर मान के चलते हैं। बट हमारा होता क्या है, मटेरियल्स सब अलग अलग होते हैं। सीमेंट अलग है, फाइन एग्रीगेट अलग, कोर्स है। तो एज अ होल अगर हम कंक्रीट बोलेंगे तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट समझ में आ गया। कंक्रीट के लिए अब उसके बाद कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर मैं रीइंफोर्समेंट डाल दूं। मान लो कोई कंक्रीट बनाया मैंने उसके अंदर रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील डाल दिया, स्टील बार, जो कि हमारा अवेलेबल है मार्केट में 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm स्टील बार्स हैं। स्टील बार समझते हो, जो कि टेंसाइल रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं, टेंसाइल, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है वो, ठीक है, कॉम्प्रेशन में नहीं होता, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है। कंक्रीट किस में स्ट्रॉन्ग होता है, कंक्रीट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन, ठीक है, इट इज वीक इन टेंशन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम कंप्लीटली इग्नोर करके चलते हैं। जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो इग्नोर करके चलते हैं। बट स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है। अब स्टील टर्म आ रहा है बार बार, एक आ रहा है बार बार कंक्रीट टर्म। तो देयर आर टू मेजर इंपॉर्टेंट materials which we have to study throughout your RCC. First is what? Concrete. Second material is steel. ठीक है। अब जो आपका कंक्रीट है, कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी है, कंक्रीट का क्या ग्रेड है, कंक्रीट का किस तरह कंक्रीट बनता है, ये सारी चीजें आप कंक्रीट में पढ़ चुके हो। नाउ मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि कंक्रीट जो है हमारा एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 IS 456/2000 एक प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे साइट पर, जब भी हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कराएंगे
तो हमारे को ऑलवेज वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड क्या है उसका नंबर 456 2000 ईयर में इसका क्या हुआ था, लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद कोई अभी अपग्रेडेशन इसमें नहीं आया है, तो इसलिए हम इसी को फॉलो करते हैं जो भी इंडियन सिनेरियो में कंस्ट्रक्शन हो रही है। IS 456 2000, इसका नाम भी क्या है, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फॉर RCC वर्क्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, ठीक है, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसका IS कोड बुक का क्या नाम है, IS 456 2000। ये पेज नंबर 1 से लेके ऑलमोस्ट 103 या 104 105 पेज की बुकलेट होती है। यू हैव टू कैरी योर बुकलेट इन योर एग्जामिनेशन टू चेक what is the permissible limit for concrete, what is the permissible limit for steel, which is given in your IS code book depending upon the grade of steel or depending upon the grade of concrete which we are dealing with, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट मैंने मटेरियल्स बताए, पहला मटेरियल इज कंक्रीट, दूसरा मटेरियल इज स्टील। तो कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूँ, कंक्रीट की डेफिनेशन पता पड़ गई, उसके बाद दूसरा टर्म आता है कंक्रीट का ग्रेड। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट यू ऑल नो, आई थिंक M15, M20, M25, M30, M35 का नाम सुना है? Yes sir. What is this M? What is this number? Do you have any idea? M is mix. M refers to the mix, and the number, which is mathematical number, which is denoting the characteristic strength of the concrete. What is this showing? It is showing the characteristic strength of the concrete. Characteristic strength क्या होती है भैया? Characteristic strength वो strength होती है जिसमें कि अगर मैं 5% क्यूब्स की स्ट्रेंथ पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट से अगर कम होती है, बाकी 95% क्यूब्स की स्ट्रेंथ पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट से ज्यादा होती है, तब उस स्ट्रेंथ को मैं बोल दूंगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब वो है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब 5% टेस्ट रिजल्ट्स कम नहीं होने चाहिए जिस भी ग्रेड का कंक्रीट आप बना रहे हो। मान लो से फॉर एग्जांपल M20 की मैं बात करता हूँ। M20 क्या होता है, व्हाट इज दिस M? दिस इज M, दिस इज नंबर 20। M refers to the what? Mix. This is your characteristic strength, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैं वो बोल रहा हूँ कि बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। अगर मैं M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो मेरी स्ट्रेंथ मिलेगी वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिजायरेबल है कि M20 के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर मुझे स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। सेम विद M30 बना रहा हूं तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। अब क्या होता है, M20 का मैंने क्यूब बनाया, बेसिकली हम टेस्ट किस पे करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम टेस्ट करते हैं क्यूब्स को। क्यूब्स बनाते हैं 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm के क्यूब्स बनाते हैं, उनको हम CTM मशीन के अंदर डालते हैं। CTM मशीन क्या होती है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। एक्सक्यूज सर, हाँ जी, क्लास के लिए बोल रहे सर। कौन? IBM वाले। टाइम हो गया, लेक्चर हो गया? हां अच्छा आ रहा हूं, 2 मिनट रुको। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन CTM है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो CTM के अंदर हम क्या डालते हैं, क्यूब्स की स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं। क्योरिंग डेज होते हैं हमारे 7 डेज 28 डेज। तो हमने क्या करा, क्यूब हमने मोल्ड भरा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 बनाया, M20 को हमने वाइब्रेट किया, उसको हमने वाइब्रेटिंग टेबल पर प्रॉपर वाइब्रेशन कर दिया जिससे कि कोई एयर वॉइड्स, जिसमें कि कोई एक एयर कंटेंट ना प्रेजेंट हो, एक जो हमारा कंक्रीट फिल हुआ वो काफी डेंस बने। अगर मैं उस कंक्रीट को 24 आवर्स के लिए क्या कर दूं, एटमॉस्फेयर में छोड़ दूं और उसके बाद डिमोल्ड कर दूं उस कंक्रीट को, तो जो मेरा क्यूब बन के आएगा उसका अगर मैं वेट देखूंगा ना तो वो कम से कम 8.5 किलो 8 किलो के आसपास आएगा, 8.5 किलो के आसपास भी आ जाएगा, 8 सवा 8 किलो का वेट हो जाता है क्यूब का। फिर उसको मैंने क्या करा, 7 डेज के लिए क्योरिंग टैंक में डाला, 28 डेज के लिए क्योरिंग टैंक में डाला। अब हमेशा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कोई भी हम क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, एवरेज लेते हैं 3 क्यूब्स का, नॉट मोर देन 3 क्यूब्स। 3 क्यूब्स का एवरेज से ही हमारा एक एवरेज जो आता है वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अब सुनिए कि मैंने बोला 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का मान लो 20 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ आ रही है। अब मैंने बोला कि 20 M20 ग्रेड का मैंने कोई क्यूब कास्ट करा और 100 क्यूब कास्ट कर दिए। 100 क्यूब में से सारे क्यूब की स्ट्रेंथ 20 तो नहीं आएगी,
है ना, सारे क्यूब की स्ट्रेंथ 20 नहीं आएगी, किसी की 19.5 आएगी, किसी की 19.2 आएगी, किसी की 20.78 आएगी, क्योंकि किसी की 21.3 आएगी, किसी की 21.22, मतलब समथिंग आएगी। अब मैंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें 5% क्यूब की स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल से कम हो सकती है, बाकी 95 की स्ट्रेंथ इस 20 से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके मेरी वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 कहलाएगा और उस स्ट्रेंथ को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। समझ में आया? 5% टेस्ट रिजल्ट फॉल हो सकते हैं, 20 मेगापास्कल से 5 क्यूब्स की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? 5% 100 क्यूब बोल रहा हूं तो 100 का 5% कितना हुआ? 5 क्यूब, बाकी 95 क्यूब्स मोर देन 20 मेगापास्कल से होने चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेटेशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 28 डेज क्यूरिंग पर चेक करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और मिक्स और M20। तो ये कंक्रीट के बारे में एक चीज देगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने देख लिया। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 वी हैव 3 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होता है हमारा फर्स्ट इज ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बी होता है स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सी होता है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 456 डील्स विद व्हाट? M10 M15, ठीक है, या फिर M15 और M20 नॉर्मल आपके ऑर्डिनरी ग्रेड हो गए। सेम M20 to M25 आपका हो गया स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नॉट स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सॉरी फॉर दैट। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M15 और M20। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M15 और M20। देन स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M25 टू लेके M55। हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M60 से जिसकी भी स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी या फिर M60 होगी, दैट इज नोन एज हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसने डिसाइड किया IS 456/2000 ने, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। समझ में आया? ये ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की बात हमने करी। हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? दैट इज माय पर्सनल टॉपिक, मैंने PhD इसी टॉपिक में की हुई है। हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट पे काम किया है बेसिकली। स्पेशल कंक्रीट बनाया था मैंने, उसमें भी हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करके प्रोपोर्शनेट की थी। और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मैंने काम किया हुआ है M65 ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। इस पे काम किया है M65 ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। हाँ, फ्लाईओवर में और आपका ब्रिजेस में यूज होता है, जहाँ पे भी लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी हमारे मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा थिक लेने पड़ते हैं, तो उसकी जो डेड लोड होता है वो काफी कम हो जाता है। अगर हम हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे चले जाते हैं तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक हो जाती है। M सुपरनोवा भी बनी हुई है वहाँ पे, शायद वो भी M80 वगैरह पे बनी हुई है, नोएडा वगैरह, ठीक है। तो जो अल्ट्राटेक है ना, अल्ट्राटेक आदित्य बिरला सीमेंट का, वो बनाता है M80। मैंने M65 पे काम किया था। मेरे इसके अंदर क्या और प्रॉपर्टी थी? फाइबर्स भी ऐड किए हुए हैं मैंने, 3 फाइबर्स ऐड करे हैं, हाइब्रिड फाइबर्स। हाइब्रिड फाइबर्स एक होता है मेरा हुक्ड एंड स्टील फाइबर, एक है पॉलीप्रोपिलीन फाइबर, एक है हमारा बेसॉल्ट फाइबर। उन तीनों की फाइबर की मैंने हाइब्रिडाइजेशन करी, उसका इफेक्ट जाना है कंक्रीट की परफॉर्मेंस पे। और 2 स्ट्रेंथ मैंने 2 प्रॉपर्टी चेक करी है, 3 प्रॉपर्टी बेसिकली चेक करी है। एक तो मैंने वर्केबिलिटी चेक करी है उसकी, सेम मैंने ड्यूरेबिलिटी चेक करी है, एक मैंने हार्डन प्रॉपर्टी चेक करी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, दैट इज और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और इलास्टिक मॉडुलस वगैरह भी चेक करा है। तो मेरे अबाउट टू सबमिट है, मेरा थीसिस में लिख रहा हूँ नेक्स्ट, उसमें एक 15-20 दिन के अंदर फाइनल डिफेंस वगैरह हो गए, आई विल बी डॉक्टर मोहित गुप्ता, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो जाता है आज का पूरा, और इसके बाद हम डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, स्टील के बारे में पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ 7 से 8 लेक्चर लगेंगे मुझे पूरा थ्योरी समझाने में। उसके बाद क्या स्ट्रेसेस हैं, क्या इनइलास्टिक स्ट्रेसेस है, क्या इलास्टिक स्ट्रेस है, कब हमारा क्या होगा, उसके बाद हम डिज़ाइन पर बात करेंगे। इससे पहले मुझे कुछ बताने बेकार है, सब कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।